बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी से मालो दौलत इकट्ठी की और अपने चाचा सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का सर कलम करके खुद दिल्ली का नया सुल्तान बन गया। सुल्तान बनते ही अलाउद्दीन खिलजी ने वो कारनामे कर दिखाए जो हिंदुस्तान की तारीख में किसी सुल्तान से ना हो पाए थे। अगर अलाउद्दीन खिलजी ना होता तो आज भारत के चप्पे चप्पे पर मंगोलों का राज होता। वो राजपूत जो हमेशा अपने पीछे बहादुरी की पूंछ लटकाए फिरते थे, अलाउद्दीन खिलजी के आते ही उसी पूंछ को दबाकर भाग खड़े हुए। आज के इस एपिसोड में हम इसी अलाउद्दीन खिलजी की कहानी बयां करेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारी हिंदुस्तान में मुस्लिम हुकूमत सीरीज के पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर जरूर देख लीजिए। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह भारत में मुस्लिम हुकूमत आई और कौन कौन से सुल्तानों ने भारत पर हुक्मरानी की थी। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का इतिहास देखा था, जिसकी दरियादिली की वजह से सल्तनत में बगावतों ने सर उठा लिया था। सबसे बड़ी बगावत कारा मानिकपुर के सूबेदार मलिक छज्जू की थी, मगर सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के कहने पर अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी बहादुरी के दम पर इस बगावत को कुचल डाला। खुश होकर सुल्तान जलालुद्दीन ने अपने भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी को कारा मानिकपुर का सूबेदार बना दिया। अलाउद्दीन खिलजी का जन्म 1266 ईस्वी में अफगानिस्तान में हुआ। अलाउद्दीन खिलजी का असली नाम अली गुरशास्प था, जो कि कारा मानिकपुर में मलिक छज्जू के वफादार सरदार अब भी मौजूद थे। तो उन सरदारों ने अलाउद्दीन खिलजी को सुल्तान के खिलाफ बगावत करके सल्तनत का नया सुल्तान बनने पर उभारा। उन सरदारों ने अलाउद्दीन खिलजी को मशवरा दिया कि मलिक छज्जू की बगावत इसलिए कामयाब नहीं हो सकी क्योंकि उसके पास ढेर सारी मालो दौलत और एक बड़ी फौज नहीं थी। अगर तुम्हें सुल्तान बनना है तो बगावत के लिए ढेर सारी मालो दौलत और एक बड़ी सेना तैयार करनी होगी। अलाउद्दीन खिलजी को ये मशवरा समझ आ गया था। फिर जब उसने सबसे मालदार रियासतों का पता लगाया तो उसके सामने सबसे अमीर रियासत देवगिरी की रियासत निकल कर आई। अलाउद्दीन खिलजी ने कई सालों की तैयारी के बाद 1296 ईस्वी में अपने सबसे बहादुर सिर्फ 8000 घुड़सवारों के दम पर देवगिरी पर इतना जबरदस्त हमला किया कि देवगिरी की सेना घुटनों पर आ टिकी। देवगिरी की राजा ने अलाउद्दीन खिलजी को हरजाने के तौर पर ढेर सारी मालो दौलत, घोड़े, हाथी वगैरह देकर खुद को अलाउद्दीन से छुड़वाया। इस हमले की खबर जब सुल्तान जलालुद्दीन को हुई तो सुल्तान ने सोचा कि अलाउद्दीन तो मेरा वफादार भतीजा है, वो देवगिरी से हासिल हुए माले गनीमत को दिल्ली आकर मुझे सौंप देगा। मगर ऐसा हुआ नहीं। इस बार कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी खबर सुल्तान जलालुद्दीन को जर्रा बराबर भी नहीं थी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली जाने के बजाय सीधा अपने सूबे कारा पहुंच गया और वहां जाकर उसने सुल्तान जलालुद्दीन को खत लिखा कि मैंने आपको बिना बताए देवगिरी पर हमला किया और देवगिरी से हासिल माली गनीमत भी अपने साथ ले आया। मुझे डर है कि अब आप मेरी इस हरकत पर मुझे मौत की सजा ना दे दे, इसलिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। अलाउद्दीन खिलजी के भाई अलमास बेग ने सुल्तान जलालुद्दीन को ये यकीन दिलाया कि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली नहीं आएगा और अगर आप कारा जाकर उसे माफ नहीं करेंगे तो वो अलाउद्दीन अपनी इस हरकत पर शर्मिंदगी के मारे आत्महत्या कर लेगा। भोला भाला सुल्तान जलालुद्दीन अलमास बेग की बातों में आकर अलाउद्दीन के पास कारा आ पहुंचा और बस अलाउद्दीन खिलजी का प्लान कामयाब हो गया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा सुल्तान जलालुद्दीन को वहीं कत्ल कर दिया और खुद दिल्ली सल्तनत का नया सुल्तान होने का ऐलान कर डाला। दोस्तों, उस वक्त के लिहाज से देखा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान जलालुद्दीन का तख्ता पलट करके सही ही किया था, क्योंकि ये वक्त की दरकार थी। सुल्तान जलालुद्दीन एक कमजोर सुल्तान साबित होने लगा था। उसकी हुक्मरानी में मुस्लिम सल्तनत बिखरने लगी थी। बगावतों ने सल्तनत को खोखला करना शुरू कर दिया था। इस वक्त एक ऐसे हुक्मरान की जरूरत थी जो इस बिखरती हुई मुस्लिम सल्तनत को फिर से एकजुट कर सके, और वो हुक्मरान अलाउद्दीन खिलजी के अलावा कोई और नहीं हो सकता था। जब यह खबर दिल्ली पहुंची कि सुल्तान का कत्ल हो चुका है तो सुल्तान जलालुद्दीन की बेवा बीवी ने आनन फानन में अपने सबसे छोटे बेटे कादर खान को दिल्ली का सुल्तान बना दिया। इससे उसका बड़ा बेटा अरकली खान
जो मुल्तान में गवर्नर था, वो चिढ़ गया। अलाउद्दीन खिलजी जब कारा से दिल्ली की ओर रवाना हुआ तो कादर खान अपनी फौज लेकर अलाउद्दीन को रोकने निकल पड़ा। अलाउद्दीन ने देवगिरी से हासिल हुई मालो दौलत अपने सिपाहियों में तकसीम करनी शुरू कर दी। ये खबर दिल्ली जा पहुंची कि अलाउद्दीन खिलजी सिपाहियों को सोने की अशर्फियाँ बांट रहा है। जब कादर खान की फौज अलाउद्दीन के सामने आई तो कादर खान की फौज ने रातों रात पार्टी बदल ली। कादर खान की आधी से ज्यादा फौज अलाउद्दीन के साथ जा मिली। कादर खान अपनी मां के साथ मैदान छोड़कर अरकली खान के पास जा पहुंचा। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी की एंट्री हुई और अलाउद्दीन ने सुल्तान का ताज अपने नाम किया। सुल्तान बनते ही अलाउद्दीन खिलजी ने दरिया दिली का ऐसा मुजाहिरा किया कि सल्तनत का हर फर्द खुशी के मारे झूम उठा। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने वफादार सरदारों को, यहाँ तक कि तुर्क सरदारों को भी बड़े बड़े ओहदे देना शुरू कर दिया। अपनी आवाम में जमीनें और जायदादें बांटी। अपनी फौज के हर सिपाही को 1.5 साल की तनख्वाह एडवांस में ही दे दी। अलाउद्दीन के इन कारनामों से 1 साल के अंदर अंदर हर कोई अलाउद्दीन का दीवाना बन चुका था। मगर उसके बाद जो अलाउद्दीन खिलजी ने हुक्मरानी दिखाई थी, वैसी हुक्मरानी भारत के इतिहास में कहीं देखने को नहीं मिलती। अलाउद्दीन खिलजी जब अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी को कत्ल करने का प्लान बना रहा था, तब बहुत से सुल्तान जलालुद्दीन के वफादार सरदार सुल्तान से गद्दारी करके अलाउद्दीन के साथ जा मिले थे। सुल्तान बनने के 1 साल तक तो अलाउद्दीन ने इन सरदारों की खूब खातिरदारी की। मगर जब सल्तनत पूरी तरह अलाउद्दीन खिलजी के कंट्रोल में आ गई, तब अलाउद्दीन खिलजी ने इन सरदारों को ये कहकर मौत की नींद सुलाना शुरू कर दिया कि जब ये सरदार मौका पाकर अपने सुल्तान जलालुद्दीन से गद्दारी कर सकते हैं, तो आगे चलकर ये मुझे भी धोखा दे सकते हैं। दोस्तों, इस वक्त मुल्तान पर सुल्तान जलालुद्दीन के बड़े बेटे अरकली खान का कंट्रोल था। सुल्तान बनते ही अलाउद्दीन खिलजी ने अपने भाई अलमास बेग, सेनापति जफर खान और नुसरत खान के नेतृत्व में सेना भेजकर मुल्तान पर फतह हासिल कर ली। दोस्तों, मंगोल हमेशा से मुसलमानों के दुश्मन रहे थे। इन खूंखार दरिंदों ने ही बगदाद में मुसलमानों का कत्लेआम किया था और अब हिंदुस्तान पर इनकी नजरें जमी थी। मगर इस बार मंगोलों को अंदाजा भी नहीं था कि उनका सामना अलाउद्दीन नामी मर्दे मुजाहिद से होने वाला था। मंगोल जब भी कहीं हमला करते तो उनका इरादा बस लूट मार करके वापस चले जाना होता था। मगर इस बार मंगोल हिंदुस्तान में अपनी सल्तनत कायम करना चाहते थे। और यकीन मानिए, अगर अलाउद्दीन खिलजी ना होता तो आज भारत के चप्पे चप्पे पर मंगोलों की हुकूमत होती। 1297 के आखिर में चुगताई खान के इशारे पर मंगोलों ने अलाउद्दीन खिलजी की सल्तनत पर पहला हमला किया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने भाई अलमास बेग की निगरानी में फौज भेजी। 6 फरवरी 1298 ईस्वी में मुसलमानों ने मंगोल सेना को इस कदर शिकस्त दी कि इस जंग में मुसलमानों ने 20,000 मंगोलों को मारकर उल्टा लटका दिया था। 1298-99 में फिर से मंगोलों ने हिंदुस्तान पर हमला कर दिया, मगर सेनापति जफर खान ने मंगोलों को मार पीट कर वापस भेज दिया। 1299 में फिर से मंगोल सेना हमला करने आ पहुंची, मगर इस बार अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों के छक्के छुड़ा दिए। इस वक्त तक मंगोल भी अलाउद्दीन खिलजी से खौफ खाने लगे थे, इसलिए 4 सालों तक मंगोलों ने भारत पर कोई हमला नहीं किया। मगर अचानक अगस्त 1303 ईस्वी में मंगोलों ने हिंदुस्तान पर इतना जबरदस्त हमला किया कि मंगोल सेना दिल्ली तक आ पहुंची। इस वक्त अलाउद्दीन खिलजी कहाँ था? अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ का किला फतह करने में मशरूफ था। वही राणा रतन सिंह का चित्तौड़ का किला, जिसे पद्मावत फिल्म में दिखाया गया था। जब अलाउद्दीन खिलजी को इस मंगोल हमले की खबर लगती है तो वो चित्तौड़ अभियान को बीच में छोड़कर फौरन दिल्ली पहुंच जाता है। सामने ही मंगोल सेना खड़ी होती है। अलाउद्दीन खिलजी की सेना के पास जंग के लिए तैयार होने तक का वक्त नहीं था। फिर भी अलाउद्दीन खिलजी ने अपने घर में घुसे मंगोलों को अपनी बहादुरी और शौर्य के दम पर घुटनों के बल टिका दिया था। मंगोल इस बार भी भाग खड़े हुए। दोस्तों, यकीन मानिए, अगर अलाउद्दीन खिलजी मंगोलों से हार जाता तो भारत में मंगोल जो कहर बर्पा करते, उसका इतिहास ही अलग से लिखा जाता। मंगोल पूरे भारत को जलाकर राख कर चुके होते। हम भारतीयों को तो अलाउद्दीन खिलजी का एहसानमंद होना चाहिए कि उसकी वजह से ही हमारा हिंदुस्तान मंगोलों के जुल्म से बचा रहा। इसके बाद मंगोलों ने 1305 और 1306 ईस्वी में फिर से दिल्ली सल्तनत पर हमले किए, मगर कामयाब नहीं हो सके। इसके बाद मंगोल इतने निराश हो गए कि उन्होंने भारत पर हमले करने ही बंद कर दिए।
दोस्तों 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर हमला करने का इरादा किया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने भाई अलमास बेग और सेनापति नुसरत खान को फौज देकर गुजरात अभियान पर रवाना कर दिया। गुजरात का वाघेला राजा कर्ण अलाउद्दीन का नाम सुनते ही डर के मारे थर-थर कांपने लगता है और बचने के लिए अपनी बेटी और बीवी को अलाउद्दीन खिलजी को गिफ्ट के तौर पर पेश कर देता है, मगर अलाउद्दीन खिलजी नहीं मानता है। इसके बाद राजा कर्ण अपनी रियासत की अधिकांश धन दौलत अलाउद्दीन खिलजी को सालाना खिराज देने पर राजी हो जाता है। तब जाकर अलाउद्दीन खिलजी गुजरात को छोड़ता है, मगर गुजरात अब तक दिल्ली सल्तनत के अंडर में आ चुका था। इसी गुजरात अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी को एक गुलाम मिलता है जिसका नाम मलिक काफूर था। वही मलिक काफूर जिसको पद्मावत फिल्म में हिजड़ा बताया गया और अलाउद्दीन खिलजी के साथ उसके गैर फितरी रिश्ते दिखाए गए। गैर फितरी रिश्ते तो दूर की बात, इतिहासकारों में तो इस बात तक का झगड़ा है कि मलिक काफूर हिजड़ा था भी या नहीं, मगर मुसलमानों से नफरत और हिंदू आवाम को खुश करने के लिए पद्मावत फिल्म में इतने शानदार और बहादुर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को जानबूझकर बदनाम किया गया। अलाउद्दीन को वहशी दरिंदा, नोच नोच कर कच्चा मांस खाने वाला, गंदा मेला कुचेला रहने वाला दिखाया गया ताकि हिंदू आवाम के सामने एक मुस्लिम बादशाह की इमेज खराब करके पैसे कमाए जा सके। यकीन मानिए, मुसलमानों के इतिहास के नाम पर कोई भी हिंदुओं को बेवकूफ बना सकता है और ये आज के हिंदू आवाम जानबूझकर बेवकूफ बनने के लिए तैयार बैठी है। पद्मावत फिल्म में अलाउद्दीन खिलजी और मलिक काफूर को बदनाम करने का एक रीजन ये भी था कि इन दोनों ने, खासकर मलिक काफूर ने, राजपूत राजाओं को दौड़ा कर हराया था। राजपूत राजा अलाउद्दीन के नाम से जितना डरते थे उतना ही मलिक काफूर के नाम से खौफ खाते थे। मलिक काफूर ने ही दक्षिणी भारत के राजपूत या हिंदू रियासतों को अलाउद्दीन खिलजी के सामने घुटने टेकने पर मजबूर किया था। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि किस तरह अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिणी भारत के राजपूत रियासतों को अपने सामने नतमस्तक होने पर मजबूर कर दिया था। क्यों अलाउद्दीन खिलजी इस्लाम को छोड़कर एक नए धर्म को इजाद करना चाहता था। किस तरह अलाउद्दीन खिलजी की हुकूमत में प्रशासनिक, सामाजिक और बाजार में सुधार आए थे और क्या था अलाउद्दीन खिलजी और पद्मावती का असल इतिहास।